नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर की जमीनी हालत दिखाऊंगा। पहली बार आपको सुनवाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के गांव के लोग आज की हालत के बारे में क्या कहते हैं। ये लोग आपको पहली बार बताएंगे एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ बदला या नहीं बदला। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म हुए एक साल बीत गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कश्मीर में एक साल में क्या क्या बदलाव हुए। सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। जमीन की हकीकत क्या है। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। क्या जम्मू कश्मीर से आतंकवाद कम हो गया है? क्या आतंकवादी खत्म हो गए हैं? क्या कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है? क्या कश्मीर के गांव में सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम हुआ है? क्या कश्मीर के गांव में स्कूल खुले हैं? क्या कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? क्या कश्मीरी आवाम को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना शुरू हो गया है? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे दो संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित कश्मीर के इंटीरियर में गए, गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से बात की, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, सरपंचों से बात की और सबसे बात करके समझने की कोशिश की कि कश्मीर के लोगों की राय सरकार के काम के बारे में क्या है। क्या नेताओं के बारे में उनकी राय कुछ बदली है? कश्मीर में गांव की सूरत में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया? यह हमारे संवाददाताओं ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, कैमरे पर रिकॉर्ड किया और यह आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं आपको कश्मीर के गांव वालों की, कश्मीर के आम लोगों की बात सुनवाऊंगा। इसे कह सकते हैं कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले साउथ कश्मीर के लोगों की बात सुनते हैं। साउथ कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और पुलवामा, ये वो इलाके हैं जो एक जमाने में आतंकवादियों का गढ़ माने जाते थे। यहां के कई गांवों में आतंकवादियों के हाइडआउट हुआ करते थे। खौफ था, डर था। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा नौजवान रास्ता भटकते थे या उन्हें भटकाया जाता था, उकसाया जाता था। ये वो इलाके हैं जहां से AK-47 लिए आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आती थी, बेखौफ। ये वो इलाके हैं जहां आतंकवादी बंदूकों को लेकर, राइफल्स को लेकर सेब के बागों में फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बनवाते थे। लेकिन पिछले एक साल में साउथ कश्मीर के हालात कितने बदले हैं, इसका अंदाजा आपको आज की तस्वीरों से होगा। अब यहां के ज्यादातर नौजवान जिम में वर्कआउट करते दिखाई दिए। यहां के नौजवान स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होते नजर आए। कोई बच्चा स्नूकर खेलता है तो कोई अपने दोस्तों के साथ कैरम बोर्ड। अच्छी बात यह भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल टेरर ग्रुप्स ज्वाइन करने वाले कश्मीरी यूथ की संख्या में 40% की कमी आई। यानी कश्मीर के नौजवान अब अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, एक नौजवान की जिंदगी जी रहे हैं। फिर हमने यह भी चेक किया कि क्या सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। कश्मीर से अब रेडियो जॉकी निकल रहे हैं। लड़कियों को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, लड़कियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। साउथ कश्मीर के लोगों का कहना है कि माहौल तो बदला है। आपको साउथ कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार की बात सुनवाता हूं। उमर निसार ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव तो लोगों की सोच में हुआ है। लोगों का सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में परसेप्शन बदला है और यह ट्रांसफॉर्मेशन तरक्की के रास्ते बनाएगा। इनिशियल स्टेज 370 के बाद हुआ। पहले यहाँ डिटेंशंस, बाकी चीजें हुई, इंटरनेट स्नैप हुआ था। उसके बाद उम्मीद है कि सब ठीक होने वाला है और सब ठीक होने वाला ही था और यहाँ से हमें पैंडेमिक मिल गया। तो यस, अभी हम ये पैंडेमिक फाइट कर रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे अच्छे दिन, यकीन है हमें। सबसे बड़ा बदलाव होता है प्रिसेप्शन का बदलाव। वो सबसे बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। हर एक इंसान में प्रिसेप्शन का जो बदलाव है बहुत आया हुआ है और आई थिंक वही तो है। आइडियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स गेटिंग बेटर। 370 के बाद आप देखो, हम मोस्टली करते थे काम 2 प्रिसेप्शन, मेडिकल, नॉन मेडिकल या बाकी कुछ वेज में जाते थे लोग। अभी ये है कि आइडियोलॉजी जो है वो वापस आई हुई है कि हम ये देख रहे हैं कि what we were doing and now what we need to do, वो बदलाव देखने को हमें मिल रहा है।
हमारे संवाददाताओं ने कश्मीर के बहुत सारे लोगों से बात की, इंटीरियर में जाके, गांव में जाके उनकी राय जानी। वो सारी बातें मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि मनीष प्रसाद ने देखा क्या। मनीष ने आज मुझे बताया कि इस तरह की बातें जैसी इस नौजवान ने की, नॉर्थ कश्मीर के लोग भी करते हैं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला में भी कई जगहों पर आतंकवादियों ने अपने अड्डे बनाए हुए थे। यहां ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा नेटवर्क था जो आतंकवादियों की मदद के लिए उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। ये कड़वा सच है, इसे मानना भी चाहिए। इन सारी जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन चलते थे, लेकिन उन्हें पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं मिलता था। लेकिन अब ऑपरेशंस अलग तरह से होते हैं और साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी तेजी से होता दिखाई दिया। जो सड़कें कई साल से अधूरी बनी पड़ी थी, उन्हें पूरा बना दिया गया। सरकार ने दावा तो यह किया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनी हैं। 22 छोटे बड़े पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और इन पुलों को कनेक्ट करने वाली रोड्स का काम भी पूरा हो रहा है। इस साल जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, जैसे जैसे पाबंदियां हट रही हैं, उसी हिसाब से डेवलपमेंट का काम जोर पकड़ रहा है। मनीष प्रसाद ने यहां के लोगों से बात की। वो बारामूला के सोपोर पहुंचे और यहां उन्हें टीचर्स का एक ग्रुप मिला। आप जानते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद कई दिन तक स्कूलों को बंद रखा गया था। हालांकि बाद में बच्चों के एग्जाम हुए, जिनमें करीब करीब सभी बच्चों ने एग्जाम दिया। बच्चे इम्तिहान देने के लिए स्कूल आए और फिर बाद में स्कूल खुले भी। आज टीचर्स से पूछा स्कूलों का हाल क्या है। उनसे पूछा कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कुछ बेहतरी हुई है। शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि हालात खराब हो जाएंगे, ये टीचर्स की राय थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो अंदाजा हुआ कि जो कुछ उन्हें बताया गया था वो बिल्कुल गलत था। किसी के घर पर कब्जा नहीं किया गया, किसी की जमीन नहीं छीनी गई, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जहां तक बेरोजगारी की बात है, ये अभी बाकी है और इस इशू को सरकार को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हालात लग रहे थे कि बिल्कुल काबू से बाहर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली पीपल हियर इन वैली, इनको थ्रेट था कि यहाँ पे हमारी जो लैंड है वो ग्रैब की जाएगी, हमारी जो जॉब्स है वो चली जाएंगी, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी इससे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ। तो उसके बाद ही तुरंत बाद ऑन 20 अगस्त यहाँ स्कूल्स बिल्कुल अच्छे से चले, गाड़ियाँ चली बच्चों के लिए, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी चला और स्कूल आना शुरू हो गए बच्चे। उसके बाद पढ़ाई अच्छे से शुरू हो गई, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड और बिल्कुल नॉर्मल सी वापस लौट गई यहाँ पे। अब लोगों को लगता है कि नॉर्मल सी वापस लौटी है कुछ इलाकों में, लेकिन सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 1 साल में 10,000 कश्मीरी नौजवानों को रोजगार दिया गया। अगले 1 साल में 25,000 सरकारी नौकरियां और दी जाएंगी। सरकार का दावा यह भी है कि कश्मीर में 4 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कश्मीर के गांव में 20,000 विकास के छोटे बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। बॉर्डर के गांव में भी बिजली पहुंची है। सरकार का यह भी कहना है कि कश्मीर में 1,30,00,000 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। यह भी कि कश्मीर के स्कूली बच्चों को मिलने वाले वजीफे में 262% का इजाफा हुआ। ये सारी फिगर्स आपको सरकारी रिपोर्ट्स में मिलेगी। सरकारी अफसरों से बात करेंगे तो वो आपको ये दावे बताएंगे। लेकिन इन फिगर्स की, इन आंकड़ों की हकीकत क्या है, ये तो कश्मीर में रहने वाले लोग जानते हैं, वहां की आवाम जानती है। इसलिए हमारे रिपोर्टर बॉर्डर के उन इलाकों तक गए जहां बिजली के प्रोजेक्ट शुरू होने का दावा किया गया था। मनीष प्रसाद को तंगधार सेक्टर के लोगों ने बताया कि 70 साल से बिजली के बारे में सिर्फ सुनते आए थे, कभी बिजली देखी नहीं। अब पावर प्रोजेक्ट बन रहा है तो रोशनी की उम्मीद तो जगी है। हम इस समय नाला काजीनार जो तीथवाल के इलाके में पड़ता है उसके ठीक पास हैं और इस पूरे एरिया को अब सरकार के द्वारा लिया गया है ताकि यहां पर 12 मेगावाट कारना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। ये बताना जरूरी है कि ये पूरा एरिया जो कि किशनगंगा नदी के बेहद करीब है
और इसीलिए इसको देखते हुए कि आसपास के लोगों को इससे इलेक्ट्रिसिटी मिले और ये इलेक्ट्रिसिटी तंगधार तक पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सेटअप किया जाएगा। इसका बहुत फ़ायदा है हमें और यहाँ रोज़गार लोगों को मिलेगा, यहाँ नौकरियाँ भी लगेंगी और ये जो पावर है ये यहाँ से पूरे हमारे टंगधार में, करना में, टीटवाल में लगभग 44-45 गांव हैं, इनको सप्लाई होगा। इसका हमें बहुत ही फ़ायदा है। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ सब बदलाव दिख रहे हैं। यहाँ हर चीज़ जो भी है गवर्नमेंट हमें दे रही है, हर चीज़ रोडें हमारी बन रही हैं। ये हमारा डेवलपमेंट 12 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका उद्घाटन भी हो गया है, तो अभी इसका काम शुरू हो गया 1 महीने तक या 10 दिन तक। कि पूरा लैंड जो है वो सरकार गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, यहाँ मकान है वो भी खाली कर दिए हैं, तो इसका बहुत ही फायदा है। लोगों से बात करके मनीष प्रसाद को यह लगा कि लोग वक्त के साथ चलना चाहते हैं। कश्मीर के लोग भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कश्मीर के लोगों को यह बदलाव की बयार दिखाई दे रही है, फायदा मिल रहा है। लेकिन एक सच्चाई तो यह भी है कि अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां काफी काम करने की जरूरत है, जो अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। कश्मीर के नौजवानों को और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। कश्मीर में स्पोर्ट्स का क्रेज जबरदस्त है। कश्मीर के बच्चों में काफी टैलेंट है, वो अच्छे प्लेयर्स हैं और कई तो इंटरनेशनल लेवल पर अपना हुनर दिखा चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आज हमारे रिपोर्टर को कश्मीर के 2 प्लेयर्स मिले, क्रिकेट खेलने वाले शब्बीर अहमद और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाकिर अहमद डार। शब्बीर अंडर 19 में कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका सपना है वो टीम इंडिया की तरफ से खेले और सरकार से वो गुजारिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। इसी तरह की उम्मीद शाकिर अहमद को है, जो मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग में इंडिया के लिए कई मेडल जीत चुके हैं। शाकिर चाहते हैं अगर अच्छी फैसिलिटीज मिले तो कश्मीर के नौजवान भी देश के लिए ज्यादा मेडल जीत सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। यही उम्मीद है कि हम चेंज देखना चाहते हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर है, जैसे हमारे माइंड में ये चल रहा था कि हमें शायद वो प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है और अभी लड़के आ रहे हैं सर, जैसे परवेज़ रसूल है सर, मंजूर पांडो है, राशिक सलाम है सर, एक जम्मू से हमारे अब्दुल समद है कि अभी IPL के लिए गए वो सर। ये उम्मीद है कि हमने अपनी पूरी लाइफ सर स्पोर्ट्स के लिए सर वो मतलब डिफाइन कर दी अपनी लाइफ, तो हम चाहते हैं कि हम भी जाए IPL खेले, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करिए सर। ये उम्मीद है। जैसे अभी आर्टिकल जो मतलब हमारा जो स्नैच हुआ है सर, यही चाहते हैं कि मतलब जैसे बाकी स्टेट्स को हम देखते हैं, आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बदलाव तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सर, क्योंकि जो सपोर्ट्स फील्ड है सर यहाँ पर ज़्यादा जो सर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है सर। हम चाहते हैं सपोर्ट जो खेलते हैं सर उनको सपोर्ट मिले, एज मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए सर, क्योंकि मैं खेलता हूँ इंडिया के लिए, हम खेलते हैं। बहुत सारे है कश्मीर से जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई चेंज नहीं दिख रही है हमें सर, क्योंकि सर अभी शायद होती चेंज सर, क्योंकि अभी ये कोरोना आ गया सर, तो इसी की वजह से सब सारे घर में ही बैठे हैं। उम्मीद है जी सर, उम्मीद है सर, उम्मीद है हमसे, हम चाहते हैं हमें सपोर्ट करें। कश्मीर के नौजवानों को उम्मीद है और ये जिम्मेदारी अब सरकार की है कि इन उम्मीदों पर वो खरी उतरे, उनकी उम्मीदों को पूरा करे, उनके सपनों को हकीकत में बदले, क्योंकि कश्मीर में माहौल बदल रहा है। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो देखकर आप चौंक जाएंगे। जहां पहले फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनने को मिलती थी, जिस कश्मीर से सिर्फ लोगों के मारे जाने की खबरें मिलती थी, आज उसी कश्मीर में संगीत की धुन सुनाई दे रही है। कश्मीर के नौजवान अपना हर शौक पूरा करने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मौके भी मिल रहे हैं। कहीं गिटार की आवाज सुनाई पड़ती है तो कहीं गाने की गूंज। कश्मीर के नौजवान इन्होंने म्यूजिकल ग्रुप्स बनाए हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खूबसूरत गीत बनाते हैं, लेकिन इनकी परेशानी है कि इनका हुनर अभी दुनिया के सामने नहीं पहुंच सकता। देश के बाकी बच्चों की तरह ये अपने हुनर को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर में अभी सिर्फ 2G की फैसिलिटी है। तो ये गायक
ये म्यूजिशियन ये चाहते हैं कि कश्मीर में इन्हें भी 3G 4G की फैसिलिटी मिले, ये भी अपने टैलेंट को यूट्यूब पर और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सके, पूरी दुनिया इन्हें देखे और कश्मीर के नौजवानों के साथ झूमे। उम्मीद तो करनी चाहिए कि कश्मीर की ये सुर पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई देंगे, क्योंकि टैलेंट बहुत है। पिछले साल कश्मीर में ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हुए थे। सरकार का दावा था कि ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ। सरकार का दावा यह भी है अब पंच और सरपंचों के पास विकास के कामों के लिए डायरेक्ट पैसा पहुंचता है। हमने इस बात की जांच की, इस दावे की असलियत जानने के लिए मनीष प्रसाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गए, सरपंचों से बात की। इन पंचों और सरपंचों से यह पूछा कि क्या वाकई में कश्मीर के गांवों की तस्वीर बदल रही है, क्या वाकई में उनको डायरेक्ट पैसा मिलने लगा है। तो असलियत क्या है ये आप जानिए। आपको कश्मीर के जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनकी बात सुनवाते हैं। अगर आप देखोगे इंसान अगर डेवलपमेंट चाहता है, एक पॉजिटिव सोच लेकर किसी काम में उतरता है, तो वो वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। सरपंच अब किसी के मोहताज नहीं है। सरपंच अपनी गांव का खुद चला सकता है। सरपंच के पास अभी DD पावर्स है, वो गांव के काम विकास में हर जगह आगे आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिंदगी में पहली बार, मुझे भी हो गए 15-16 साल यहाँ पे, आज देखिए घर में डेवलपमेंट एक गरीब के पास आ गया, एक मिनिस्टर गरीब के दरवाजे पे है। अब देखिए हमारे पास पैसे हैं, मैं भी वही गांव में रहता हूँ, 24 घंटे उनके साथ हूँ, यूथ के साथ हूँ, लड़कों के साथ हूँ, जो भी काम है वो वही निकलता है। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अब ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो अभी पहले जो दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, फंड से रिलेटेड काम नहीं हो रहे, अब वो सरपंच के हाथ में है, वो खुद करता है गांव के लिए। ये थे सरपंच अतर महराज, बांदीपुरा के नेसबल गांव के सरपंच हैं। अब मैं आपको गांदरबल के गांव चोटलीवार की सरपंच जैतून बेगम की बात सुनवाता हूं। जैतून बेगम ने कहा कि काम हो रहा है, उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी उनको उम्मीद थी, लेकिन पहले के मुकाबले हालात बहुत कुछ बदले हैं। जैतून बेगम ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, रोजगार के मौके और बढ़ने चाहिए, गरीबों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो गांव में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। गांव में बहुत काम चल रहे हैं, छोटे मोटे काम गांव के अच्छी तरह चल रहे हैं। लोग, गरीब लोग जो भी हैं, वो अपना रोजगार अच्छी तरह कर रहे हैं। हाँ, दिखते हैं काम तो चल रहे हैं, माशाल्लाह बढ़िया काम चल रहे हैं। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, आगे भी हमारे जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर, चाहे वो गुजर हैं, चाहे पहाड़ी हैं, चाहे कश्मीरी हैं, बेरोजगार लोग घरों में बैठे हैं, अपील करती हूँ मैं जनाब मोदी साहब को कि हमारे थोड़ा सा हमारे गरीब लोग हैं जो उन पे नजर आसानी करें। जिन लोगों की बात आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी 30 साल से कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये लोग अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। और जब ये खुलकर बोलते हैं, कश्मीर की अच्छाई की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये बात आतंकवादी संगठनों को, पाकिस्तान को, ISI को बिल्कुल रास नहीं आती। और असर ये होता है कि दहशतगर्द कश्मीर लोगों को निशाना बना रहे हैं, लोकल लीडर्स पर हमला कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में कश्मीर में बीजेपी से जुड़े 2 नेताओं की हत्या कर दी गई, उन्हें पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई ताकि खौफ क्रिएट किया जा सके। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बीजेपी लीडर और सरपंच सज्जाद अहमद खांडे को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। कुलगाम के काजीगुंड में सज्जाद अहमद के घर के पास ही उन्हें गोली मार दी गई। इससे पहले कुलगाम में ही बीजेपी से जुड़े एक और पंचायत मेंबर आरिफ अहमद खान की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादी हमलों के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने कहा कि कश्मीर के गांवों में आतंकवादी हमले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की
फ्रस्ट्रेशन का नतीजा हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आईएसआई के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। सरपंच एक लोएस्ट रिंग है हमारी, जो जहां की डेमोक्रेसी की उसका हिस्सा है और बड़ा नुमाया रोल है उनका। उसी के साथ साथ जो लोकल लेवल लीडरशिप है, जो लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बातें पहुंचाते हैं। पाकिस्तान को ऐसी कोई चीज जो तरक्की की बात करे, जहां की डेवलपमेंट की बात करे, जहां के लोगों को इस लंबे चौड़े बहरान से बाहर निकालने की बात करें जो 30 साल से चल रहा है, उनको बिल्कुल हजम नहीं होती, पसंद नहीं आती। जब ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जहां पर होती हैं, पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज आईएसआई खासतौर पे और आर्मी खासतौर पे इनकी कोशिश रहती है कि जहां पर इस तरह की प्रक्रिया को रोका जाए, उसमें खलल डाला जाए, जहां पर मातम का माहौल और तकलीफ का माहौल जो है उसको फिर से पैदा किया जाए ताकि लोग इससे बाहर ना निकल सके। ये दो थॉट्स की लड़ाई है और इसके बीच में हमें जो है मजबूती से काम करते रहना है। हमारे दोनों संवाददाताओं मनीष प्रसाद और अमित पालित ने जब लोगों से बात की तो उनको एक बात ये लगी कि कश्मीर में काम इसलिए हो पा रहा है कि अब सारी एजेंसीज पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं और ग्राउंड पर इसका असर दिखता है। सरकारी मशीनरी अपना काम कर रही है, अफसरों पर प्रेशर है, ग्राम पंचायतें पहले से मजबूत हैं और कश्मीर में विकास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी। आम कश्मीरी के मन में डर था, खौफ था कि आतंकवादियों की बात न मानी तो वो मारे जाएंगे और उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने आम कश्मीरी के मन में ये विश्वास पैदा किया कि वो सुरक्षित हैं। आतंकवादी अगर जबरदस्ती उनके घर में घुसेंगे तो सिर्फ आतंकवादी मारे जाएंगे, आर्मी घर के लोगों को परेशान नहीं करेगी, उनकी हिफाजत करेगी, उन पर खामखा शक नहीं किया जाएगा। कुलगाम के लकड़ीपोरा गांव में 20 जून का एनकाउंटर हुआ था। ये देखने और समझने वाली चीज है। एक घर में टेररिस्ट घुस गए, घर वालों को डर था कि आर्मी पूरा मकान उड़ा देगी, आतंकवादियों के साथ वो भी मारे जाएंगे, लेकिन फौज के जवानों ने पूरे परिवार को सुरक्षित निकाला, उनके घर को भी नुकसान नहीं होने दिया और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। अब घर के लोग कह रहे हैं कि वो आज अगर जिंदा हैं तो सिर्फ आर्मी की वजह से। हमें खतरा लगा कि हमारी जिंदगी गई, हम तो अब बच नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ जो सबसे बड़ा अनयून था कि हमारा बाप बीमार था, वो कैंसर पेशेंट है। अलबत्ता फौज ने जबरदस्त कोशिश की हमको बचाने में, क्योंकि जो फायरिंग स्टार्ट हुई वो इस बगीचे से स्टार्ट हुई, मेन गेट से स्टार्ट हुई। तो हमको पता नहीं था फायरिंग कहां से क्या हुआ। अचानक जब फायरिंग पड़ी, ऐसे पड़ा कि हम पे कोई आफत आ गई, पता नहीं क्या। और फौज का भी कहना है और हमारे जो भाई बाहर थे उनका भी कहना है, फौज ने हमें बचाया। अगर फौज उस टाइम हम अकल से काम नहीं लेता, हमें बचाने की कोशिश नहीं करते, शायद हम भी इस फायरिंग का शिकार हो जाते। और सबसे दर्द वाली बात यह है, जो हमारा बाप है वो कैंसर पेशेंट था, इसको हमने राजीव गांधी लिया था, बिल्कुल इलाज किया था, बिल्कुल ठीक था, और उसके सामने कोई बच्चा मर जाता तो मेरे ख्याल से उस बाप के लिए इससे बड़ी आफत कोई नहीं होती। तो बहुत ही कोशिश से जो हमारे यहाँ 34 आर है उसने बहुत कोशिश की हमको बचाने में, और अल्लाह का करना था, हमें बचना था तो हम बच गए। तो फायरिंग में पता नहीं किसको क्या गोली लगेगी, कहां से आएगी। अलबत्ता जो अकल का काम लिया फौज ने, बिल्कुल सही हमको बचाने की कोशिश की तो हम बच गए। वरना मुझे नहीं लगता कि हमें आज ये जिंदगी दोबारा लगती है, दोबारा हम जिंदगी में आज जीते हैं। वैसे नहीं मुझे भरोसा था उस टाइम कि हम बच जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सहम से गए। फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग हुई ऊपर से, हमें पता नहीं था कौन किधर पड़ा है, क्या हुआ। आखिर में हमें पता लगा कि हम सब बच गए, हमने अल्लाह का शुक्र किया, हम जिंदा है। फौज ने भी बहुत एहतियात से काम लिया, ऐसा कोई बात नहीं है जो हम कहेंगे उधर से इधर से। हर एक की जान होती है, उनकी भी जान है, हमारी भी जान है। हर एक अपनी जान को और दूसरी की जान को बचाने की कोशिश करता है, ऐसा मसला नहीं है। हर एक अच्छा ही करता है। इन लोगों की बातें सुनकर पता चलता है कि कश्मीर के लोगों में हिम्मत बड़ी है, विश्वास बड़ा है। लेकिन दिक्कतें कम नहीं हैं। आज भी दिक्कत यह है कि आतंकवादी बंदूक की नोक पर दरवाजा खुलवाते हैं, जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगता है, एनकाउंटर होता है, आतंकवादी तो मारे जाते हैं, लेकिन नुकसान तो घर वालों का भी होता है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरी लोगों को यह समझा रही हैं, बता रही हैं कि उन्हें इस नुकसान से बचाया जाएगा और करके दिखा रहे हैं। एक और ऐसा परिवार है जो हमारे संवाददाता अमित पालित को मिला, खुर्दांजीपोरा गांव में। 24 मई को इनके घर में आतंकवादी घुसे
और 24 और 25 मई को आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन हुआ। 2 आतंकवादी मारे गए, लेकिन न तो घर को नुकसान होने दिया गया और न घर में रहने वाले किसी बेगुनाह इंसान को जरा भी खरोंच आई। शाम को आए लगभग 10-11 बजे के करीब, तो हमारी मम्मी को बोला हमें खाना दे दो, डराया धमकाया, तो आ गए अंदर। तो फिर तो हम भी डर गए, तो आ गए। हम तो सब घर में ही थे। उस वक्त घर में कौन कौन थे आप? हम सब घर में थे। हम, मेरे भाई थे, माँ बाप थे, सब। तो जब सुबह फौज को पता मिला तो इन्होंने कार्रवाई शुरू की, तो हमको सीधा बाहर निकाला आराम से। हमारे साथ कोई जाति नहीं की, तो हम बाहर निकले। तो इन्होंने कहा भी था उनको सिलेंडर के लिए भी, तो फिर वो बाहर निकले, तो हमको भी बाहर निकाला, सुरक्षित निकाला बाहर आराम से। तो आपको कहीं से डर ये लग रहा था कि कहीं बाहर जाए तो गोली चल जाए, कुछ ऐसा हो? नहीं, वैसे तो जो हमारे यहाँ का लोकल बंदा भेजा है फौज ने, उसने बोला आपसे फौज बोल रही है कि आप बाहर निकले। जब फौज ने पूछा है अंदर बंदे हैं, हमने बोला हाँ है, 2 बंदे तो है। सीधा ही बोला फौज को, हाँ 2 बंदे हैं। फिर आपको डर लगा था ये? फिर तो डर लगा सर, डर तो आपका घर खत्म हो जाएगा? जी सर, हमने वो सोचा कि हमारे घर को नहीं छोड़ेंगे, हमारे घर को जला देंगे। लेकिन मुश्किल से आपने बनाया घर? जी, बहुत मुश्किल मजदूरी करके घर को बनाया है, और हम शुक्रिया करते हैं कि हमारा घर बच गया। फौज भी हमारे साथ हमारी हेल्प कर रही है आज, कि हम भी फौज हमारी हेल्प कर रही है कि हमारा मकान भी बचा दिया। पहली बार आप ऐसी बातें कैमरे पर सुन पा रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म हुए 1 साल हुआ है, हालात बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर के लोग आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और आर्मी के अफसर आपको कश्मीरी आवाम का शुक्रिया अदा करते नजर आएंगे। चिनार कोर के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस तो कश्मीर में बदलाव को रोज महसूस करती हैं। पहले जवानों को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता था, कई बार आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब दहशतगर्दों की जानकारी लोकल लोगों से ही मिलती है। दहशतगर्दों को लोकल लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आवाम के अंदर एक नई उमंग है, एक होप है कि हमको आगे और डेवलपमेंट करने का एक मौका मिला है। और ये कैसे हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन चल रहे हैं, वो ऑपरेशंस के अंदर जो इंटरफेरेंस पहले होता था, पथरावबाजी होता था, वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा इंडिकेटर है। ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमको खबर मिल रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है कि अवाम आगे जाना चाहता है। और इसके साथ साथ हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा कई प्रोजेक्ट्स जो पिछली 3 से 5 साल तक रुका था, वो सबको एक्सेलरेट कर रहे हैं। कोविड की वजह से जरूर थोड़ी सी रुकावट आया था, बट आज का दिन में लगातार काम चल रहा है, रोड का वर्क चल रहा है, पंचायत राज की जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारा डिविजनल कमिश्नर बता रहे थे तकरीबन 14,000 ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो रुके थे, वो सब अभी चालू होने खत्म होने लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा तब्दीली है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानकारी है कि पिछली 6 महीने में तकरीबन 135 टेररिस्ट को हमने मार गिराया है, और जहाँ जहाँ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है उस इलाके अंदर अमन आया है, उस इलाके के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है। सो मेरे हिसाब से हम सही दिशा में चल रहे हैं। कश्मीर वैली के गांव में जाना, वहां के लोगों से बात करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मनीष प्रसाद और अमित पालित ने खतरा उठाकर यह काम किया ताकि 1 साल बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो हालात हैं उनका जायजा लिया जा सके, ग्राउंड से सच्चाई का पता लगाया जा सके। 1 साल पहले जब आर्टिकल 370 हटा था 5 अगस्त को, तो उसके बाद मैंने अपने रिपोर्टर्स को कश्मीर के इंटीरियर इलाकों में उस वक्त भी भेजा था। उस वक्त तो खतरा और भी ज्यादा था। उस वक्त कश्मीर के लोगों ने कहा था वो इस बात का इंतजार करेंगे कि सरकार अपने वादे कितना पूरे करती है। लोगों ने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। धारा 370 हटने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं था कि सड़कें बनेंगी या नहीं, पानी बिजली मिलेगा या नहीं, हॉस्पिटल स्कूल बेहतर होंगे या नहीं। अब 1 साल बाद रिपोर्टर्स फिर से कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में गए, गांव में गए, उन इलाकों में गए जहां एक वक्त आतंकवाद का खौफ था। लोगों की बातें आपने सुनी। लोग कह रहे हैं कि कुछ काम तो हुआ है,
हालात कुछ सुधरे तो हैं, सड़कें और पुल बनाने के काम शुरू तो हुए हैं, कई जगह पुल बने भी हैं, कई जगह स्कूलों की हालत में सुधार हुआ है, हॉस्पिटल पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लोग ये भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से काम की रफ्तार में कमी आई। जब सरकार से बात की तो लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स को आश्वासन दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए मेट्रो लाइन, रेल, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जिन पर काम शुरू हो गया है और इसके नतीजे जल्दी दिखाई देंगे। एक बड़ी बात आज यह हुई कि फॉर्मर मिनिस्टर मनोज सिन्हा, उन्हें जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। मनोज सिन्हा बड़े अनुभवी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, रेलवे में भी उन्होंने, मंत्रालय में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, तो बहुत सारा अनुभव है। तो एक बड़े राजनेता को जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजना इस बात का संकेत है कि अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस जल्दी शुरू होगा, चुनाव होंगे और लोग जल्दी ही अपनी सरकार चुनेंगे और वो सरकार उनके कहने पर उनके काम करेगी, कश्मीर का विकास होगा। अब एक और दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, यह है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स आज मुझे मिली है। सुशांत ने 8 जून से 14 जून के बीच किस किस से बात की, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 25 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि आज सीबीआई ने इस मामले की फॉर्मली जांच शुरू कर दी। एफआईआर दर्ज हो गई और जांच के लिए सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी भी बना दी गई। सीबीआई के एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहले नंबर पर रिया चक्रवर्ती का नाम है। रिया जो एक्ट्रेस हैं और काफी समय तक सुशांत के साथ रही। एफआईआर में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती का भी नाम है। रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं। ये सारे नाम वो हैं जो पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें थे और उसी एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की है। सुशांत केस की जांच गुजरात काडर के आईपीएस मनोज शशिधर की लीडरशिप में होगी। आईपीएस गगनदीप गंभीर भी जांच की टीम में है। इसके अलावा एसपी नूपुर प्रसाद भी इस टीम का हिस्सा है। नूपुर प्रसाद दिल्ली पुलिस में डीसीपी रह चुकी हैं और अपराधों की जांच करने का खासा अनुभव उनके पास है। सीबीआई की टीम बिहार पुलिस के संपर्क में है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की पटना में दर्ज एफआईआर को री रजिस्टर किया है। इसमें आईपीसी के सेक्शन 306 यानी आत्महत्या के लिए मजबूर करना, सेक्शन 341 341 गलत तरीके से किसी को हॉस्टेज बनाकर रखना, सेक्शन 420 यानी धोखाधड़ी 420 करना और सेक्शन 120B यानी साजिश रचने जैसे आरोप हैं। सीबीआई की तरफ से केस की जांच शुरू होने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिएक्ट किया। उन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीबीआई इस केस का अनुसंधान करेगी तो निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा और पूरे देश को शंका है। और जिस तरह से हम लोगों के साथ इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ, एसआईटी के साथ, गए हुए आईपीएस अधिकारी के साथ वहाँ व्यवहार हुआ है, असहयोग हुआ है और इसको ऐलान किया गया पीसी करके कि हम आपको नहीं करने देंगे जी, आपको नहीं सहयोग करेंगे, हम आपको नहीं कोई साक्ष्य देंगे, कुछ भी आपको मेडिको लीगल एविडेंस नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट है, पूरा देश इसको देख रहा है। अभियुक्त कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन देश का चौथा ये लोकतंत्र का स्तंभ जो जग गया है और देश की जनता को जगा दिया है, तो इंसाफ तो अब मिलेगा। गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस के व्यवहार पर जो सवाल उठाए, पटना की पुलिस को कैसे मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, ये बात तो सबने देखी है। अब सवाल मुंबई पुलिस की जांच पर भी उठाए जा रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने तो मान लिया कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, लेकिन जिन हालात में उनकी डेड बॉडी मिली थी
उससे शक पैदा होता है कि सुशांत ने फांसी लगाई या फिर उसकी हत्या करके वहां शव को लटका दिया गया। ये गंभीर बात उन्होंने कही है। जी, तो सिस्टर ने देखा वो सुशांत की बॉडी पलंग पे लिटाई हुई थी, तो हैंग करते तो नहीं देखा, लेकिन जो हाइट था पंखे का बेड से, उस हाइट में सुशांत अगर हाथ ऊपर करेंगे तो पंखा टच कर जाएंगे। वो डेथ बाय हैंगिंग जो होता है वो ऐसे होता है कि जब आप कोई स्टूल पे चढ़ जाएं और स्टूल को फिर धक्का देके अलग कर दें तो बॉडी आपका हैंग करता है। तो यहाँ पर तो अपेरेंटली इवन एज पर द केस ऑफ द बॉम्बे पुलिस, बॉडी टच कर रहा था इसको बेड को, तो बॉडी टच करे बेड को, ऐसा हैंगिंग हो ही नहीं सकता, ऐसा डेथ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इंक्वेस्ट में आना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंक्वेस्ट पता नहीं 56 दिन से क्या इंक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस, और आज तक ये चीज नहीं देखा है कि वेदर वो उस बॉडी उस जगह से हैंग कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो सही में उस हैंगिंग से मरा है या कोई और वजह से मरा है, ये एक बड़ा ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब सीबीआई जा रही है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि वो इस चीज को अच्छी तरह से छानबीन करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया चक्रवर्ती के करीबी और उनके हाउस मैनेजर रह चुके सैमुअल मिरांडा से लंबी पूछताछ की। ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी ने रिया को ईमेल के जरिए कल पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज ईडी ने सैमुअल मिरांडा से रिया की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सवाल जवाब किए। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक रिया की कुल नेटवर्थ 10 से 14 लाख रुपए थी, जबकि ईडी को रिया की 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला है। एक प्रॉपर्टी रिया के नाम पर है जो मुंबई में खार ईस्ट में है, जबकि एक फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे में है जो रिया के फादर के नाम पर है। तीसरी प्रॉपर्टी रिया किसी दोस्त के नाम पर है। अब जांच इस बात की होनी है कि जिस इंसान ने कुल 14 लाख रुपए कमाए वो मुंबई में 3-3 प्रॉपर्टीज कैसे खरीद सकता है, इसका पैसा कहां से आया, ये जांच का विषय है और ईडी इसके बारे में जांच कर रही है। सीबीआई ने भी एसआईटी का गठन कर दिया है। अब मुंबई पुलिस की साख दांव पर है। चूंकि मुंबई पुलिस को सुशांत की मौत की जांच की स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है। मुंबई पुलिस स्टेटस रिपोर्ट कर रही है, तैयार करने लगी है, और विचार इस बात पर हो रहा है कि सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह और मुंबई पुलिस की डीसीपी परमजीत सिंह के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, उसे स्टेटस रिपोर्ट में शामिल करें या नहीं। इसको लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी जांच खत्म नहीं हुई, उनका इन्वेस्टिगेशन ओपन है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी को पुलिस को शिकायत करके कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है। इसके बाद सवाल उठे, अगर सुशांत के परिवार ने 25 फरवरी को जान का खतरा होने की बात बताई थी तो मुंबई पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया का नाम सामने आ रहा था, इसलिए आज हमने दहिया से बात की। उन्होंने बताया कि हरियाणा काडर के आईपीएस और सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट उन्होंने पब्लिक कर दिए, और आज उन्होंने जो ओपी सिंह से बात हुई थी उस पर सफाई भी दे दी। श्री ओपी सिंह हरियाणा काडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। फरवरी के पहले वीक में ये मुंबई आए थे, तब से मेरा पहली बार इनके साथ संपर्क हुआ। तब इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप एसएचओ बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोलिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को ये मैसेज देंगे कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप चैट मुझे फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में हैं। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटर्न कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, कि हमने बोला गया कि रिटर्न कंप्लेंट आप दीजिए, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। एक बात यह भी बार बार कही गई कि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार से दूर हो गए थे। सुशांत की अपनी बहनों और परिवारों से दूरियां बढ़ चुकी थी। आज सुशांत की बहन श्वेता ने व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए जिसमें सुशांत की बहनों और सुशांत के बीच बातचीत हो रही है। यह व्हाट्सएप मैसेज 22 मई का है। इसमें भाई और बहन के बीच हंसी मजाक की बातें हो रही हैं और क्लियर है
कि सुशांत के अपनी बहनों के साथ रिश्ते सामान्य थे, भाई बहन के रिश्ते अच्छे थे। ये बात सुशांत सिंह की प्रो टीम में शामिल रहे सैमुअल हॉके ने भी बताई। सैमुअल हॉके सुशांत के साथ करीब 1 साल तक काम करते रहे थे और सैमुअल सुशांत की उस टीम का हिस्सा थे जो सुशांत के 50 ड्रीम्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मैं उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं मिला हूँ, बट जिन जिन को मिला उनके साथ उनका संबंध तो काफ़ी अच्छा था। जैसे प्रियंका दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो वो आते थे और हम सब लोग एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं मिला था जब मैं पटना गया था। वो के सिंह अंकल हैं और बबलू भैया भाभी जी हैं, तो इन लोग को मैं तब मिला था जब हम लोग पटना गए थे और वो भी बहुत अच्छे से रहते थे। तो उनका अपना पर्सनल मैटर में क्या होता था अभी उस पे तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बट जो मुझे दिखता था उसके हिसाब से तो मतलब इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। सवाल बहुत सारे हैं। क्या रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया था? क्या रिया ने सुशांत के बैंक से करोड़ रुपए मार लिए थे? क्या रिया ने सुशांत को आत्महत्या के दरवाजे तक पहुंचा दिया? एक पक्ष यह भी है कि सुशांत के पास न काम की कमी थी, न पैसे की कमी थी, न नाम की कमी थी, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार थे, बाइपोलर थे और दावा किया गया कि ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं, संभावनाएं होती हैं। आज जो नया सवाल आया वो ये कि रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ा, सुशांत के फोन को ब्लॉक कर दिया, कई दिन तक बात नहीं की, पर यह अभी तक किसी को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जांच करने वालों को लगता है कि इस सवाल के जवाब में एक बड़ा रहस्य छिपा है। रिया ने सुशांत से रिश्ता क्यों तोड़ा? यह रहस्य जब खुलेगा तो इस पहेली को सुलझाने में और मदद करेगा। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कल हुई जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई कैसे बेहाल हो गई। मुंबई से चौंकाने वाली तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। मुंबई के लोग पिछले 3 दिन से तूफानी हवाओं और बारिश से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज बारिश से राहत मिली, लेकिन बारिश ने कितना कहर बरपाया इसकी कुछ तस्वीरें आज सामने आई। कल साउथ मुंबई में 24 घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई में बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आंधी और तेज बारिश से सिर्फ साउथ मुंबई में 141 बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके की एक इमारत की टीन की छत तेज आंधी में उड़ गई। अच्छी बात यह रही जिस वक्त टीन शेड गिरा वहां कोई था नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी तस्वीर मुंबई की भीमा सोसाइटी से आई। यहां इतनी तेज हवाएं चली कि सोसाइटी की टिन शेड उड़ गई। मरीन ड्राइव की तस्वीर को देखकर आपको हालात का अंदाजा होगा कि कितनी तेज आंधी थी। एक नारियल का पेड़ कैसे उड़ा, ये देखकर इलाके के लोग डर गए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई बिल्डिंग्स में दरवाजे खिड़कियां उखड़ गए। कई बिल्डिंग्स में शीशे के पैनल टूटकर नीचे गिर गए। आज मुंबई में बारिश थमी है, लेकिन कर्नाटक में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। कर्नाटक की तस्वीरें ब्रेक के बाद। मैंने मुंबई की बारिश के बारे में आपको बताया, कर्नाटक में भी भारी बारिश की वजह से बहुत मुसीबत है। खासकर कोस्टल और नॉर्थ कर्नाटक में हालात काफी खराब हैं। कई छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। कर्नाटक के हुबली से लेकर हासन तक इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हुबली में बारिश के कारण आज ऐसी झील है, उनकल झील, जो ओवरफ्लो हो गई। इसी तरह हासन में हेमावती नदी के खतरे के निशान ऊपर बह रही है। नदी में ज्यादा पानी भरने की वजह से मल्लेश्वरा मंदिर भी डूब गया। बेलगावी और धारवाड़ में हालत खराब है, इसलिए एसडीआरएफ के साथ साथ अब एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कर्नाटक के कोइगू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। ये लैंडस्लाइड ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास हुआ। इसकी वजह से
ताला कावेरी मंदिर के 2 पुजारियों के घरों को नुकसान पहुंचा, 4 लोग अब भी लापता हैं। कर्नाटक के कई इलाकों में, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। लोगों को इस खतरे से सावधान रहने को कहा गया है, तो अपने घर में रहें, खतरा बड़ा है।